सिद्धासन, वास्तविक सिद्धासन। बायां पैर, एड़ी, टखना, पंजा। ये एड़ी। सिद्धासन, सिद्धासन कहा जाने वाला ये परम आसन, परम सिद्धों से वंदित है। इसके लाभ इसके निरंतर अभ्यास से ही करने वाले बताएं। तो चलिए सिद्धासन में बैठ के कुछ यौगिक क्रिया करते हैं जिससे तन मन को डिटॉक्स किया जाए और उसके बाद योग के प्रकोष्ठ को भेदा जाए। फिर त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध का वास्तविक स्वरूप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक समर्पित है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। देखते हैं कि विशेष बातें क्या होती है एक सिद्धासन के लिए। ये बायां पैर है, बाएं पैर की एड़ी अपने गुदाद्वार जननेंद्रियों के बीच में लगा देते हैं। इसका यह साइंस है कि हमारी नाभि मूल केंद्र, जब हम शैशवावस्था में माँ के गर्भ में होते हैं, उस स्थिति में हमारा सारा आहार इन्हीं से, आपका साइंस भी इसे कहता है, आप इसे देख भी लीजिएगा, गूगल सर्च भी करिएगा। तो हमारा सारा आहार एक शिशु रूप में जब हम होते हैं तो इसी नाभि केंद्र से पहुंचता है। माँ जो भी कुछ खाती है, हम जन्म लेते हैं, हमारा ये मुंह शुरू होता है, इससे आहार शुरू होता है और इसे बंद। इसके चमत्कार के बारे में और कभी बात करेंगे। तो चलिए सिद्धासन। तो ये दूसरी एड़ी और ये टखना, ध्यान देने वाली बात ये है, और ये पंजा, क्योंकि हर जगह पे कुछ न कुछ पॉइंट है। अगर यह सिद्धासन माने कुछ ऐसी बात नहीं, इसका एक साइंस समझिएगा। हर जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में, आधार हिस्से में यहाँ तक लेके 9 पॉइंट होते हैं। इन सब में एक प्रेशर पड़ता है, वैक्यूम होता है। उसका लाभ पृथ्वी से मिलने वाले तत्वों को ये ऊपर उठाता है, इसलिए ये सिद्धासन है। इसके अभ्यास मात्र से त्रिबंध अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसका ही सबसे बड़ी विशेषता। तो चलिए हम इसके साथ भी त्रिबंध ही करेंगे। ये देखिए, जैसे लोग लगा देते हैं वैसे नहीं, इसको उठाइएगा ताकि ये पूरा आपका पाद माने पूरा चरण का ये हिस्सा अंगूठा तक, ये इन के बीच में यहाँ अवस्थित रहेगा, बिल्कुल ऐसे। जब इसको यहाँ अवस्थित कर ले तो एक बार अपने आप को चेक करें कि यहाँ ठीक लगे। बिल्कुल लग गया। अब देखिएगा, इसे जननेंद्रियों ऊपर यहाँ अवस्थित करें। और ये टखना देखिए बहुत सहज, इजी लग गया। मेरुदंड को बिल्कुल स्पष्ट सीधा, बिल्कुल। और ये मुद्रा होगी। तो फिलहाल चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सिद्धासन आप लोगों ने देख लिया। अब त्रिबंध, और त्रिबंध से पहले एक चीज़ करते हैं कि हम अपने स्वरों को चेक करेंगे, भेदन करेंगे जैसी आवश्यकता होगी, तत्वों को समझेंगे, और फिर रेचक और पूरक, बाह्य कुंभक और बाभ्यंतर कुंभक दोनों करेंगे त्रिबंध लगाते हुए। कब कैसे करना है थोड़ा सा इसको समझिएगा। कपालभाति,
एक मंथन करते हैं उस एनर्जी को पैदा करने के लिए। कौन सी एनर्जी? सागर मंथन। हम भी तो जल से भरे पड़े हैं। भस्त्रिका, कुंभक, रोकने का नाम कुंभक, अंदर रोकते हैं प्राण को। प्राण मतलब साइंटिफिक नाम उसका ऑक्सीजन, इसको गर्भमंद रोकते हैं, इसी को प्राण बोलते हैं। तो इसे रोकने को ही हम कुंभक बोलते हैं। और इसे छोड़ के अगर रोका जाए तो इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। बाभ्यंतर कुंभक, अंदर लेके। तो चलिए कुंभक को भी समझ गए। ये कपालभाति, बॉडी डिटॉक्स। कपालभाति करते समय अगर आप अपने गुदा का संकोचन कर सकें तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम अपने अपान वायु को ऊपर खींच के ऊपर फेंकना चाह रहे हैं। अभ्यास इसका यह होना चाहिए। प्राण को लेके, ऑक्सीजन को लेके जब हम कुंभक करें, मूलबंध हमें लगाना है। मूलबंध यानी गुदा का संकोचन करके तीव्र गति से ऊपर फोर्स एक देना है कि वो प्राण जो हम बाहर से अंदर प्रेषित किए हैं वो अंदर से फिर ऊपर की तरफ प्रेषित हो, लेकिन वो दूसरी नली में घूम के, उसी नली का एक पार्ट है जो कि रुका हुआ है, उसी को एक्टिव करना है। यही क्रिया है। सिद्धासन आप लगाए हुए हैं तो एक विशेष लाभ आपको ये हो रहा है कि आप जो भी ले रहे हैं उसका संपूर्ण नहीं जा रहा है, तो कुछ न कुछ हिस्सा उस स्थान को जरूर प्रेषित कर रहा है। हम एक क्रिया और करेंगे, तब त्रिबंध लगाएंगे। मंथन क्रिया। हमारा शरीर जल से भरा पड़ा है। इसके नीचे 72% एवं इसके ऊपर सर, हमारी मेमोरी कोशिकाओं का भंडार 80% जल, मिनिमम वाटर। 72 नीचे जल से भरे पड़े हम एक घड़े से हैं। हम घड़ा हैं, यह घट योग है। इस घड़े में जल ही भरा पड़ा है। जहाँ जल ही जल भरा पड़ा है उसी जल में आपकी सारी शक्तियाँ अवस्थित कहीं न कहीं पड़ी हुई हैं। तो इन शक्तियों को उठाना है, तो इनके लिए हमें एक मंथन करना होगा। जैसे वैवस्वत मनु के समय में जल प्रलय आया था, तो उस समय जो भी स्थितियाँ घटित हुई थी, समस्त बीज धरती समेत जो है जल के गर्भ में, तो उसको फिर से प्राप्त करने के लिए, समस्त बीजों को, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, फिर से अवस्थित करने के लिए जो यत्न किया गया असुर और असुर देवताओं इत्यादि द्वारा, तो वो है यत्न हुआ समुद्र की जल को पूरा मंथन किया जाए, फिर इन द्रव्यों को बाहर निकाला जाए। तो वैसे ही हम अपने शरीर का एक बार मंथन करते हैं, उस ऊर्जा को प्रस्फुटित करते हैं। एक स्पंदन होगा। एकाग्रचित्ता के लिए परम आवश्यक है कि हम आप भ्रामरी कर लें, ओम का नाद कर लें, जिससे उस गुंजन में हम आप एक आनंद पाते हैं। चित्त की शुद्धता होती है और बड़ा आनंद आता है और मन रम सा जाता है। जो कौतूहल या बोझ सा लगता है कि नहीं कैसे होगा, नहीं होगा, वो एक आनंद रोमांच से भर जाता है और आप एकाग्र होते हैं। आपका गुरु स्वतः आपके अंदर बैठ के आपको मार्गदर्शन करना शुरू करता है। तो एक बार ओम का नाद करते हैं भ्रामरी, और उसमें उस गुंजन में आनंदित होते हैं, खो जाते हैं।
जय और भस्त्रिका भी, चूँकि एनर्जी भी चाहिए होती है इसलिए हम साथ में भस्त्रिका भी थोड़ा कर लिया करते हैं बीच में। तो चलिए अब मंथन शुरू करते हैं। मंथन अगर आरंभ होगा सिद्धासन पे मूल बंध के साथ, तो मानिए सर्वदा कि आपके मूलाधार पे स्पंदन होगा, उसी स्पंदन को महसूस करना है और वह स्पंदन ऊपर की तरफ उठे उन नाड़ियों में, जिसे आप सर्पाकार इत्यादि इत्यादि नामों से सुने हुए हैं, कुंडली प्रवाह, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वह अनुभूति जो आपका हो वह आप स्वतः करें, केवल आप क्रिया करें। चलिए वीडियो लंबा न हो, इसलिए इस क्रिया को आप यथाशक्ति कुछ करते जाएं। इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं, सहज नहीं होगा। हाँ, इसका अभ्यास शुरू करने के लिए आप भस्त्रिका माने कपालभाति का आरंभ करें। कपालभाति फिर भस्त्रिका। कपालभाति आप सबसे पहले आरंभ करें। कपालभाति में अभ्यास यह करें कि आपको यथाशक्ति अपने पूरे प्राण को नासिका के माध्यम से बाहर फेंकना है, और बिल्कुल ऐसे आपके इस सेंटर पॉइंट पे नाभि, यहाँ एक पुश झटका पूरा, जो भी नस नाड़ियों का गुच्छा सर से लेके पाँव के तलवों तक है, सभी पॉइंट पे ऑलरेडी सभी मांसपेशियों पे, पूरे शरीर पे, हमारे शरीर में प्रवाह, नलियाँ जितने भी हैं, वाहिकाएं जितने भी हैं नलियों का, नाड़ियों का, इनमें वायु भी बहती हैं, रक्त भी, प्राण भी, समस्त प्रवाह जल भी, समस्त भिन्न भिन्न नाड़ियाँ, भिन्न भिन्न कार्य, तेज भी, तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसे प्राण हम आप कहते हैं, माने साइंस में आप उसे ऑक्सीजन कहते हैं। उस ऑक्सीजन को उस अंतिम सिरे, अंतिम कोशिका तक पहुंचाना भी हमारा आपका कार्य है, ऐसा भी मान के इसे आप कर सकते हैं। पूरा झटका हर जगह। भस्त्रिका जब आप करेंगे तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। जैसे आप श्वास को बाहर फेंकते हैं, एक शिशु को देखिएगा सांस लेते समय कि वो जब सांस छोड़ेगा उसका पेट पचकेगा, बिल्कुल ऐसे अंदर जाएगा, और जब वो सांस लेगा तो बिल्कुल नहीं फूलेगा। ऐसे भस्त्रिका लेते हैं तो पूरे बल के साथ और पूरा भरते हैं। इसके बाद ये भस्त्रिका कर लेते हैं हम लोग। बंध आपका, चूँकि सिद्धासन में बैठे हैं, बंध की चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो एक तरह से लगा हुआ है, वो अपना कार्य हो ही रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप त्रिबंध जब कर रहे हैं तो भस्त्रिका कर लें। कपालभाति आप कर ही चुके हैं। अब आप कुंभक की अवस्था में स्वर भी सामान्य जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। तो चलिए मूल बंध, उड्डयन बंध, जालांधर बंध,
हम मूलबंध जब लगाएंगे तो अपने गुदा को बिल्कुल संकुचित करके ऊपर की तरफ, जैसे आप कभी पेशाब करते हैं तो पेशाब करते समय क्या करते हैं, अचानक से अगर आपको उठना हुआ या कोई आ गया, कुछ कोई अचानक से बात हुई, आपको रोकना हुआ, तुरंत आप उसे पुश करके रोकते हैं, खींचते हैं अंदर की तरफ। ठीक वैसे ही संकुचित करना है और संकुचित करके यथास्थिति रोके रखना है, वो होता है मूलबंध। आधार शक्ति जो कि बिल्कुल मेरुदंड के बिल्कुल निचले हिस्से में गुदा से थोड़ा सा ऊपर होती है, तो जब संकुचित होकर उस स्थान को पहुंचती है और वहीं से अपान वायु ऊपर की तरफ उठती है। यही एक ध्यान का विषय है। तो चलिए, मूलबंध के बाद दूसरा बंध है उड्डयन बंध। ये नाभि जिसका जिक्र बार बार आता है, किसी दिन विशेष इस नाभि पे ही बहुत सारी पोषण, आज भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो जाए बॉडी डिटॉक्स या रक्त को शुद्ध करने के लिए, तो इस नाभि का प्रयोग, शरीर को दुबला पतला मोटा जैसा भी आप चीज करना चाह रहे हैं, इस नाभि के प्रयोग से आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या कैसे लगाना है, इसकी पोषण क्या मांग रहा है बॉडी, ये पूरे आहार के साथ हमको नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ लगाने के लिए लिक्विड तेल वगैरह, वसा वगैरह, घी वगैरह इत्यादि बहुत सारी रसायन हैं, लगा के उन चीज़ों को लाभ पाया जा सकता है बड़े शीघ्र, जो कि रात करिए सुबह परिणाम पाइए, ऐसा तीव्र गति से परिणाम मिलता है। तो चलिए तो शुरू करते हैं मूलबंध। उड्डयन बंध आप समझ ही गए, इसको खींच के जैसे वो संकुचित किए हैं वैसे सारे प्राण को बाहर बाह्य कुंभक करेंगे, सारे प्राण को यथाशक्ति जितना बल लगा के नाक से बाहर फेंकेंगे, वो फेंक लेंगे। उसके बाद अगर पूरा प्राण हमारा बाहर ना आ पाए तो हमको हर जगह का प्राण खींच के मुंह से यथाशक्ति बाहर फेंक देना है। फिर इस नाभि को इतना अंदर ले जाके इस मेरुदंड पे चिपका देना है, समझिए यही आपका अभ्यास है। अगर आप ये कर सकें, ना भी कर सक रहे हैं तो अभ्यास करते रहिएगा, वो होगा, यहाँ तक होगा, फिर भी वो एक प्रेशर पॉइंट होगा, वो लगेगा। तो उसे खींच के मेरुदंड के एकदम अंतिम हिस्से से ले जाके चिपका देते हैं। वो जब चिपका देते हैं तो उसके बाद का आपका क्रिया है जालांधर बंध। जालांधर बंध को करते क्या है, ये कंठकूप है, ये 4 अंगुल हृदय से 4 अंगुल ऊपर महज इस ठुड्डे को यूं लगाते हैं और अपने नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पे सांभवी मुद्रा की स्थिति में स्थापित करते हैं, उसी कुंभक पे, जिस कुंभक पे रहते हैं आप। फिर इसे जब तोड़ते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन मतलब प्राण आप लेते हैं, कंठकूप पे स्थापित करें, फिर इसे तोड़ें, फिर यहाँ से प्राण ले जाएं हृदय स्थान से होते हुए नाभि प्रदेश में, उड्डयन को तोड़ें, मूलबंध फिर भी ना तोड़ें। उस प्राण को जैसे कि हम आप जानते हैं प्राण वायु ऑक्सीजन जैसे लेते हैं, तो क्या ये सीधे होके इधर जाता है? नहीं, नासिका से लेना इसलिए आवश्यक है कि मस्तिष्क का द्वार यह हमारा नासिका नाक ही है, इसे कहीं और से पहुंचाया नहीं जा सकता। मुख से तो हम अंदर पहुंचा लेंगे, लेकिन फिर ऊपर कैसे जाएगा? और सारा कार्य मस्तिष्क गवर्न करता है हमारी पूरी बॉडी को, ये सब कुछ यही करता है, तो इसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। तो इस नासिका से ही श्वास लेने का प्रावधान इसीलिए, महत्ता इसीलिए है। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे हम लोग, पूरा छोड़ेंगे, संकुचित करेंगे, मूलबंध लगाएंगे, फिर उड्डयन बंध लगाएंगे, फिर जालंधर बंध लगाएंगे। जब प्राण जाएगा और मूलबंध लास्ट तक लगाए रखेंगे तो यह प्राण ऊपर की तरफ उठेगा अपान वायु से मिलके। प्राण और अपान को ही मिलाना है, प्राण और अपान को ही मिलाना है। अपान ऊपर की तरफ और प्राण नीचे की तरफ, ये पूरे नीचे तक जाए और मूल बंध लगा रहे, उठे प्राण ऊपर। प्राण का ऊपर उठने का मतलब जब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ से जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे इकट्ठा होता है आके, यहाँ से हमको निर्देशित होता है प्राण, फिर नीचे जाता है और फिर यही नीचे से जब ऊपर आएगा यहाँ से फिर यहीं से होके फिर जहाँ योगी अपना परम चाहते हैं, जो भी नाम देते हैं सहस्रार इत्यादि,
समाधि तक पहुँचते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं। तो चलिए कभी उस पर भी विशेष चर्चा होगी। तो त्रिबंध शुरू करते हैं। एक बार फिर से भ्रामरी ओम का नाद कर लेते हैं। चित्त की शुद्धता के लिए, वृत्तियों से निवृत्ति के लिए, आनंद के लिए, एकाग्रता के लिए, रोमांच होके योग का आनंद, उस रोमांच में उस ऊर्जा का प्रस्फुटन, स्पंदन महसूस करते हुए उसी में खो जाने के लिए इस ओम नाद का, प्रणव नाद का, भ्रामरी का, इस गुंजन का आवश्यकता है। तो इसे कर लेते हैं। आपकी सारी निष्क्रियता सक्रियता में बदल जाएगी। बहुत बड़ा ऊर्जा इस कोश में विद्यमान होगा और ओम का नाद करते ही आपकी सारी प्राण वायु बाहर जाएगी। ओम का उच्चारण, सही उच्चारण भी कैसे हो, इस पर अलग से कभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए हम त्रिबंध की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नाद और गुंजन करते हुए, खुद को रोमांचित करते हुए, अपनी एकाग्रता को बनाते हुए, चित्त वृत्तियों से निवृत्ति पाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ
यह हुआ त्रिबंध के साथ एक संपूर्ण भस्त्रिका कपालभाति। यह एक संपूर्ण एक क्रिया है। कपालभाति अकेले कोई प्राणायाम नहीं है, भस्त्रिका अकेले कोई प्राणायाम नहीं है, क्योंकि प्राण और आयाम इन क्रिया प्राणायाम का एक रिसाइकल 3 बीम पे होके गुजरता है। पहला रेचक, दूसरा पूरक, तीसरा कुंभक। अथवा आप जिस गति पे चलते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। रेचक मतलब श्वास को छोड़ना, पूरक मतलब श्वास को भरना, और कुंभक मतलब श्वास को रोकना। वह कुंभक भी 2 प्रकार का है। बाह्य कुंभक श्वास बाहर जाता है, रुकता है, श्वास अंदर आता है, रुकता है। तो इस प्रकार ये जो बाहर वाली भी कुंभक अगर जोड़ दी जाए तो यह 4 स्तंभ हो जाएंगे इसके। तो इस एक रिसाइकिल पे जाके एक प्राणायाम संपूर्ण होता है। और कपालभाति जब भी हम करते हैं तो हमारा पूरा फोर्स सांस को लेने में नहीं होता है, वो जो भी आसानी से आ गया। पूरा फोर्स हमारा होता है सांस को बाहर फेंकने का और संकुचन करते हुए इस स्थान पे एक झटका देने का नाड़ियों पे। तो यह एक कपालभाति एक प्रक्रिया है बॉडी के डिटॉक्स करने का, समस्त नाड़ियों में सारे प्रवाह को मेंटेन करने का। भस्त्रिका फिर ऑक्सीजन तो चाहिए होगी। जब हम कोई परिश्रम अचानक से करते हैं, आप दौड़िए या परिश्रम करिए तो आप एक चीज़ महसूस किए होंगे, यह विज्ञान है शरीर का, कुदरत का। पहला वैद्य हमारे अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ है, हम उसी को मुर्शिद कर देते हैं, तो वो सारे वैद्य के पास आप दौड़ते रहिए। जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारा श्वास देखेंगे, आप महसूस करेंगे बड़ी तीव्र गति से चलना शुरू होगा, क्योंकि उसे कैलोरी की, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारी चीज़ों को, उसके सारे पोषक तत्वों की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बॉडी के हर पार्ट को। उस समय हमारी सांस बहुत तीव्र गति से चलती है और वो उस समय बहुत सारा पहुंचाती भी है। मस्तिष्क को अकेले, इसके नीचे इसको अकेले। हमारे मस्तिष्क को यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो भस्त्रिका जब हम करते हैं तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन लेके हर नाड़ियों तक पहुंचाता है। जब सांस तेजी चलता है, आप देखेंगे परिश्रम करते हैं, इसका लॉजिक भी यही है, साइंस भी यही है। उस साइंस को हम योग के माध्यम से अप्लाई करते हैं, रिजर्व करते हैं उस ऑक्सीजन को, अपने लंग्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये इसका शारीरिक लाभ हो गया। लेकिन इसके अंदर के विज्ञान को, इस व्यवस्था में वही क्रिया को करेंगे तो अंदर का विज्ञान, आध्यात्म जागेगा, वो ऊर्जा प्रस्फुटित होगी, वो आपको खुद ही आनंद और रोमांचित करेगी, मार्गदर्शन भी करेगी गुरु जैसा। फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आप निरंतर 12 वर्ष इस आसन का सेवन अगर आप कर लिए तो आप त्रिबंध न भी लगाएं, त्रिबंध भी आपका सिद्ध समझिए। अगर तीनों बंधों को आप तोड़ लिए तो आप राजयोग के परमाधिकारी हो जाते हैं। जब आप राजयोग के अधिकारी होते हैं तो वास्तविक योग वहीं से शुरू होता है, जिसे हम आप योग कहते हैं। ये तो घट योग है। तो चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और आप करिएगा।